Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 क्लास 11 का, जिसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द स्पेशल थ्योरी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और उनकी टाइम डायलेशन हम लोगों ने किया, लेंथ कंट्रैक्शन किया और मास वेरिएशन की एप्लीकेशंस को पढ़ लिया हुआ है। आज जो इसका एक डिटेल नोट है, समझ लें कि ये जितने भी टॉपिक्स, जितनी भी चीजें हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हुए हैं ना, ये उनकी हब है। आपने इसको अच्छे से गौर से समझना है। इसमें देखिएगा डिफरेंट किस्म की जो टाइप्स, जो डिफरेंट किस्म की थ्योरीज हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों। अच्छा तो बच्चों, स्पेस टाइम इन रिलेटिविटी। स्पेस टाइम इन रिलेटिविटी क्या है? स्पेस is said to be the three-dimensional extent in which all objects and events occurs. स्पेस एक ऐसी जगह, एक ऐसी थ्री डिमेंशनल जगह एग्जिस्ट करती है जिसमें सारे के सारे इवेंट्स हैं जो, या जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन लिया, वो सारे के सारे लाई करते हैं। It provides a framework to define the position and motion of the various objects under the influence of the some force. ये हमें इस काबिल बनाती है, हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसके मुताबिक हम लोग अपनी सारी की सारी जो चीज़ें हैं, या अपनी सारी की सारी जो यहाँ पर पोजीशंस हैं या मोशंस हैं या ऑब्जेक्ट्स की जो ऑब्जर्वेशन है, उन सबको स्टडी कर सकें। ठीक हो गया बच्चों। देखें, हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेक किया था। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे, एक था हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक था हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोगों ने ये भी चीज देखी थी कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट किसी ना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहा है, कुछ नहीं भी कर रहा। यहाँ पर हमें स्पेस टाइम जो चीज प्रोवाइड कर रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा जिसमें हम लोग उसकी मोशन को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ये बच्चे इसकी डेफिनेशन है, इसको नोट कर लें। दूसरे नंबर पर है बच्चों टाइम्स के हवाले में, मतलब समझ लें कि आप लोगों ने जो टाइम डायलेशन पढ़ा था ये उसके हवाले से थोड़ा सा पता चलने लगा। यहाँ पर अगर हम लोगों ने बच्चों इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए ना आपको पिछले वाले टॉपिक्स पर पकड़ होनी चाहिए, मतलब उनकी सही समझ हो जाए। तो इसी प्ले लिस्ट में आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे, इनको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इन्हें पहले चेक करके फिर इस वीडियो को आप लोग को कंटिन्यू करना है। टाइम मेजर्स द सीक्वेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स। जो टाइम है वो उस सीक्वेंस का, उस ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस मतलब उसकी जो दर्जा बंदी है और साथ ही उसका परफॉर्मेंस का जो टाइम है वो चेक करता है। इन दी थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी की थ्योरी के मुताबिक टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। ये हम लोगों ने ये चीज दो तरह से कंफर्म की थी। अगर आप लोगों ने पीछे वाले लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, टॉपिक सीखे हुए हैं ना, तो उनमें जब हम लोग कर रहे थे ना, जो हमारा मेजरमेंट की वेरिएशन के हिसाब से, एक कंटेनर था उसमें एक शख्स था, वो बल्ब से यानी सोर्स से निकलने वाली रेज को ऑब्जर्व कर रहा था कि फ्रंट वाल और बैक वाल पर उसका कितना टाइम। फिर एक शख्स बाहर ट्रेन के खड़ा था और वो ऑब्जर्व कर रहा था कि जो फ्रंट वाल पर पहुंचने वाली रेज ऑफ लाइट है क्या वो पहले पहुंच रही है या बैक वाल पर पहुंचने वाली रेज ऑफ लाइट जल्दी है। तो इन दोनों को हम लोगों ने करेक्ट किया था क्योंकि दोनों के हिसाब से जो परफॉर्मेंस हुई थी वो ताकि डिफरेंट थी, लेकिन दोनों अपनी जगह पे ठीक थे। ये हो रही है टाइम की बात। फिर टाइम डायलेशन में देखा था कि जो स्पेसशिप के अंदर मौजूद शख्स है वो मोशन में, जो बाहर है वो रिलेटिव मोशन, उसके हिसाब से उसकी मोशन रिलेटिव होगी। तो लिहाजा इन दोनों की कंसिडरेशन की वजह से हमारे पास ये रिजल्ट आया था कि कोई यहाँ पर टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, इट इज कंसीडर द फोर्थ डिमेंशन, इसको फोर्थ डिमेंशन कंसीडर किया जाए। फॉर एग्जांपल ओसिलेटिंग मोशन है, सच एज दैट ऑफ द स्विंग पेंडुलम, पेंडुलम की स्विंगिंग है जो सिंपल पेंडुलम है, रिलाइज ऑन द टाइम टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने में मुफीद है। एक और एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि टाइम एब्सोल्यूट है या नहीं है। अनदर एग्जांपल इज द टाइम डायलेशन, जो हम लोगों ने बच्चों स्टडी की थी टाइम डायलेशन के हवाले से।
अ फिनोमेना डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस चैप्टर, हम लोगों ने बच्चों चैप्टर के स्टार्ट में ही ये फिनोमेना डिस्कस कर लिया था, जिसके मुताबिक वेयर द टाइम पासिस मोर स्लोली फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग एट हाई एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स कंपेयर टू द वन एट रेस्ट। कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो टाइम डायलेशन की एप्लीकेशन हम लोगों ने की थी कि एक शख्स मोशन की हालत में और एक शख्स रुका हुआ रेस्ट की हालत में है, उस हिसाब से जो उसकी स्पीड है वो ज्यादा स्पीड अप है, ज्यादा तेज है। तो वो हम लोगों ने फिनोमेना देखा था। अगर बच्चों आप लोगों ने नहीं किया हुआ तो इसी प्ले लिस्ट में आपको टाइम डायलेशन की एप्लीकेशन मिलेगी, उसको स्टडी कर ले। ये समझ लें कि सारे चैप्टर की रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को समझने के लिए हमें पिछली एप्लीकेशंस और उन टॉपिक्स के बारे में इल्म होना लाजमी, ठीक है। where the special theory of relativity explains that space and time are related to each other। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इस चीज को बगौर मुशाहदा किया कि जो टाइम और जो स्पेस ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती। इट डिस्क्राइब्स हाउ स्पेस एंड टाइम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटी एंड स्पीड। ये किस तरह से ग्रेविटी और स्पीड को मुतासर करती है, सच एज द बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स। जैसे स्टार्स की ये जो बेंडिंग हो रही है ना, ये देखिएगा मैसिव बॉडीज के गिर्द लाइट का क्या हो जाना, लाइट का बेंड होना, ठीक है। ये सारी की सारी क्या चीज है, ये स्पेशल थ्योरी, ये रिलेटिविटी की थ्योरी है, जिसके मुताबिक ग्रेविटी और इसकी स्पीड के मतलब मजीद वहां पर जो लाइट बेंडिंग है उसके मुतालिक में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो असल में स्पेस टाइम क्या है, स्पेस टाइम इज इन द फैक्ट मैथमेटिकली मॉडल दैट यूनिफाइज स्पेस टाइम इनटू अ सिंगल कॉन्टिनम। ये आपको एक सिंगल कॉन्टिनम में प्रोवाइड करेगा। इट इज अ कंसेप्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्पेस एंड द टाइम एंड देयर रिलेशन टू ईच अदर। ये जितने भी आपने पॉइंट्स पीछे टाइम के पढ़े हो और यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं स्पेस के, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको क्लियर करेगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी स्पेस टाइम इज कर्व्ड स्पेशली नियर द मैसिव बॉडीज। मैसिव बॉडी के लिहाज से अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी रिलेटिविटी की जो आइंस्टाइन की थ्योरी है उसके मुताबिक जो मैसिव बॉडीज के करीब इसकी बेंडिंग है ये उसको शो करता है। एंड फॉर द स्पीड्स अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कि वो इसको स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल कंसीडर किया। ये देखें बच्चों, ये समझ लें कि एक फ्रेम ऑफ वर्क है, ठीक है ना, ये एक फ्रेम ऑफ वर्क है, ये जो जालीदार बना हुआ है इस फ्रेम ऑफ वर्क में ये चीज बता रहा है जैसे अर्थ है ये एक मैसिव, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब होगा ये एक हाइपोथेटिकली आपको फैब्रिक शीट नजर आ रही होगी, ठीक है ना। समझ लें कि जब इसमें कोई हैवी बॉल या कोई हैवी चीज प्लेस कर दी जाती है तो ये कर्व हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्ट सच एज स्टार्स एंड प्लैनेट्स कॉज स्पेस टाइम टू कर्व अराउंड देमसेल्व्स। ये अपने इर्द गिर्द क्या करते हैं, इनको बेंड कर देते हैं। मच लाइक एन इलास्टिक फैब्रिक डिफॉर्म्स व्हेन होल्डिंग अ बॉल। डिफॉर्म्स होल्डिंग अ बॉल मतलब डिफॉर्मेशन, आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था। डिफॉर्मेशन का मतलब किसी चीज की शक्ल या बिगाड़ में शक्ल या उसकी लेंथ में बिगाड़ पैदा करना, ये था आपका डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन इन सोलर्स में आप लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी। डिफॉर्म का मतलब ही यही है बच्चों। अच्छा, ये देखिए ये आपके पास एक फैब्रिक की शीट है ना, यहाँ पर आप लोग सूरज चांद सितारे या इस तरह के कोई भी सिस्टम या प्लैनेट को रखेंगे ना, ये फैब्रिक शीट बेंड हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। ये जो कर्व है ना, ये बता रही है हमें किसके मुताबिक, आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक जितनी ज्यादा यहाँ पर भारी चीज होगी ये उतनी ही ज्यादा डाउनवर्डली जो है ना बेंड हो जाएगा, ठीक है। द मोर मैसिव ऑब्जेक्ट द डीपर द कर्व। ये देखें द मोर डीपर द कर्व। कॉन्सिक्वेंटली नतीजे के तौर पर वी डू नॉट स्पीक ऑफ अ फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडीज। हम इसके मतलब कुछ भी नहीं कह सकते क्या ताकि वहां पर बॉडीज के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही। इंस्टेड वी से दैट द बॉडीज एंड लाइट रेस मूव अलोंग द जियोडेस्क, ठीक है, एनालॉगस टू द स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन ज्योमेट्री। ये प्लेन ज्योमेट्री को यहाँ पर डिस्कस करें इन कर्व स्पेस टाइम, और कर्व स्पेस टाइम को डिस्कस करेगा, ठीक है। दस अ बॉडी एट अ रेस्ट आर मूविंग स्लोली नियर अ मैसिव ऑब्जेक्ट would follow a geodesic toward that object, geodesic towards that object, इस रूल को वो वहां पर फॉलो करेगा, ठीक है। ये बच्चे आप लोग बड़ी क्लासेस में जाकर ये रूल सीखेंगे, यहाँ पर जस्ट आपने इसकी कंट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है। ये देखें जिस तरह से
ये देखें, ये लाइट जो है ना जा रही है फॉल, देखें तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसको क्या करना चाहिए था कि जैसे ये सूर्य के करीब से गुजरी है ना, तो इसको बच्चों इस तरह से ये जो डॉटेड लाइन है ना बी की तरफ यहाँ तक सीधा गुजर जाना, लेकिन ये क्या हुई है, ए की तरफ मुड़ गई है, मतलब बेंड हो गई है। आइंस्टाइन थ्योरी प्रोवाइड्स अ फिजिकल पिक्चर ऑफ हाउ ग्रेविटी वर्क्स। आइंस्टाइन की जो थ्योरी है वो इसके मुताबिक ये चीज हमें समझाती है कि किस तरह से यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी वर्क परफॉर्म करती है। न्यूटन डिस्कवर द inverse scale law of gravity, but explicitly stated that he offered no explanation for why gravity should follow this law. न्यूटन ने इसका मतलब तो मैं बता दिया कि ये इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो करती है ग्रेविटी, लेकिन इसके मतलब नहीं था बताया कि ये क्यों करती है। आइंस्टाइन की थ्योरी हमें इसके मतलब भी बताती है। आइंस्टाइन थ्योरी आल्सो डिस्क्राइब्स ग्रेविटी एज फॉलोइंग एज इनवर्स लॉ एक्सेप्ट इन द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स, बट इट एक्सप्लेन्स व्हाई दिस इज सो। ये हमें इसके मतलब बताती है कि इनवर्स स्केयर ऑफ लॉ क्यों है, स्वाय स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड की, लेकिन ये क्यों है ये उस वजह को भी बताती है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाई द आइंस्टाइन थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम द न्यूटन थ्योरी, और हाउ कैन वी कंपेयर द आइंस्टाइन थ्योरी एंड न्यूटन थ्योरी, या क्वेश्चन की नेचर इस तरह से हो सकती है, हाउ कुड यू प्रेफर और व्हाई यू प्रेफर द आइंस्टाइन थ्योरी ऑन द न्यूटन थ्योरी। तो आप लोगों के पास उसका जवाब यही है कि क्योंकि जो न्यूटन की थ्योरी थी ना उसके मुताबिक तो ये ग्रेविटी जो है वो इनवर्स स्केयर के बराबर है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्केयर ऑफ रेडियस के, लेकिन उसने ये वजह नहीं थी बताई कि क्यों है, जबकि जो आइंस्टाइन की थ्योरी हमें ये वजह भी बताती है कि वो उसके इनवर्स स्केयर क्यों होती है। दिस इज व्हाई Einstein theory is considered an advancement over the Newton's. ये बच्चों क्वेश्चन इस तरह से फंसे। Even था it encompasses Newton's theory and yields, मतलब उसकी yields को उसके over the same result as the Newton theory in all but have strong gravitational fields, लेकिन सारे के सारे strong gravitational fields की शक्ल में नहीं हो सकते। ठीक है, the bending of the straight light caused by the sun's gravity was made during a solar eclipse। ठीक है ना, सूरज ग्रहण के मुताबिक जी इक्लिप्स, यहाँ पर जो बेंडिंग स्ट्रेट लाइन है सूर्य के गिर्द ग्रेविटी की जो वहां पर जो उसका अपनी ग्रेविटी थी उसके दौरान जो सूरज ग्रहण को देखा गया था, मेजर की गई थी 1999 में, मतलब 1919 ईस्वी में जब ग्रेविटी को मेजर किया गया था, तो वहां पर जो बेंडिंग थी वो हम लोगों ने मेजर की थी। ये साइड बॉक्स में देखें ये जो लिखा हुआ है, बेंडिंग अ स्ट्रेट लाइट बाय द सन, लाइट फ्रॉम स्टार ए इज डिफ्लेक्टेड एज इट passes close to the sun on its way to earth. We see the star in the apparent direction b shifted by an angle theta. Einstein prediction that phi is equal to 1.74 second of an angle which was found to be the same during the solar eclipse of 1919। दोनों का जो सोलर मतलब सूरज ग्रहण इन दोनों का जो ड्यूरेशन है वो सेम है समझा जा रहा है, लेकिन वहां पर क्या है प्रिडिक्शन हुई है जिसकी वजह से वो इतने एंगल वहां पर मूव कर गया। आप इसको सिंपल आसान लफ्जों में इस तरह से भी याद रख सकते हैं। द रिजल्ट्स मैच आइंस्टाइन थ्योरी रेदर देन द न्यूटन। ये जो रिजल्ट हुआ था मतलब सूरज ग्रहण के वक्त जो वहां पर लाइट बेंड हुई थी इसका जो रिजल्ट बना था, इसका जो रिजल्ट यहाँ पर मेजर किया गया था वो आइंस्टाइन की थ्योरी के साथ कंपैटिबल था, वहां पर उससे कंपेयर किया जा रहा था, उससे मुताबिकत रख रहा था, ना कि न्यूटन के लॉ से, लीडिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी बीइंग हेल्ड एज अ साइंटिफिक ट्रिम्फ। तो ये साइंटिफिक ट्रिम्फ को यहाँ पर हील कर रही है। अनदर सक्सेस ऑफ द आइंस्टाइन थ्योरी वाज द डिटेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स। इसने ग्रेविटेशनल वेव्स को भी डिटेक्ट किया, प्रोड्यूस्ड बाय सम क्लेस्टियल इवेंट्स काजिंग डिस्टर्बेंस। क्लेस्टियल इवेंट्स मैंने बच्चों जब हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का न्यू चैप्टर था ना, हम लोग न्यू टॉपिक्स क्लेस्टियल इवेंट्स पढ़ रहे थे, हम लोगों ने ये किए थे आई थिंक 105 to 106 वाला लेक्चर होगा, यानी 105-6 वाला लेक्चर होगा, वो हमारा बिल्कुल न्यू वाला चैप्टर ऐड हुआ है इस फर्स्ट ईयर में। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था क्लेस्टियल इवेंट्स, ये जो चांद की तरफ चांद की जो ग्रेविटी है जो समुद्रों का पानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये वो वाली बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन द कर्वेचर ऑफ द स्पेस टाइम दीज वेव्स वर डिटेक्टेड इन 2015 मतलब 2015 एंड अनाउंस इन 2016। ये बच्चों चीज वही है, 104, 5, 6 वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज
डिस्कस की थी। ठीक है, आगे बच्चों इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल वही है टाइम के हवाले से, टाइम डायलेशन के हवाले से बड़ी ही आसान है। अगर आपको डाटा समझ में आया, अगर आपने पीछे वाले टॉपिक्स किए हुए हैं ना, तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए कुछ भी नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम पीरियड आपका 3 सेकंड है, यानी टी जो है टी नॉट वो आपका 3 सेकंड है। यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिस स्पीड से वो आप बच्चे ये देखें, सी लिखा हुआ है ना 0.95 सी, ये स्पीड है। आपने टाइम मालूम करना है तो आपने जस्ट बच्चों टाइम डायलेशन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, आपका टाइम आ जाना। इसी तरह इसकी लेंथ, यहाँ ये बच्चों आपके पास लेंथ कंट्रैक्शन आएगा। यहाँ पर जो लेंथ दी गई है ना, मतलब लेंथ एल नॉट जो छोटी लेंथ है वो बच्चों 1.0 मीटर है, जबकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है आपकी 0.75 सी। आपने एल मालूम करना है बच्चों। आपने अगर फार्मूले किए हुए हैं ना, पीछे वाले टॉपिक्स किए हुए हैं ना, ये वाले न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। आगे है बच्चों हाइपोथेटिकली एग्जांपल ऑफ द स्पेस टाइम। हाइपोथेटिकली स्पेस टाइम की जो एग्जांपल है वो क्या है बच्चों, लेट अ स्पेसशिप बी ट्रैवलिंग इन द स्टार विद हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। फर्ज करें आपके पास एक स्पेसशिप है और वो हाफ स्पीड ऑफ लाइट की मतलब रूट से जो है ना, समझ लें कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट हाफ है, उसको हाफ स्पीड ऑफ लाइट कंसीडर किया जा रहा है जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है। लेट इट टेक्स 8 years to reach to the star। फर्ज करें ये 8 साल लगाता है स्टार पे पहुंचने, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, जमीन से उस पॉइंट को देखने जहां पर वो ऑब्जर्व ऑब्जर्व उसको ऑब्जर्व कर रहा है। फ्रॉम द अर्थ पॉइंट ऑफ व्यू, जमीनी पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, द क्लॉक्स ऑन द स्पेसशिप आर मूविंग स्लोली, क्लॉक्स बहुत स्लोली मूव कर रहा है, सो दैट द लेस टाइम पासिस ऑन द स्पेसशिप कंपेयर टू द अर्थ। तो वहां पर स्पेसशिप पर कम टाइम पास होगा जैसे ही हम लोग उसको जमीनी टाइम से कंपेयर करें। ठीक हो गया बच्चों। फॉर द स्पेसशिप ऑक्यूपेंट्स द लेंथ ऑफ द जर्नी हैज कंट्रैक्टेड व्हिच दे कवर इन लेस टाइम। क्या है वो लेस टाइम में उसको कवर करे। द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द स्पेसशिप रिक्वायर्ड 7 years टू रीच देयर डेस्टिनेशन रादर देन 8 years। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पेसशिप था उसने 7 साल लगाए अपनी मंजिल पर पहुंचने के हवाले से, जबकि वहां पर जो टाइम डिस्कस किया था वो 8 साल था। बच्चे जो इसकी हाइपोथेटिकल एग्जांपल है बड़े मजे की यहाँ पर दी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर जमीन पर खड़े होकर किसी शख्स ने या किसी फर्द ने इस चीज को डिस्कस किया है, इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि एक स्टार दूसरे स्टार पर जाने के लिए या एक ऑब्जेक्ट दूसरे स्टार पर जाने के लिए 8 साल का टाइम लगा रहा है, लेकिन जमीनी हिसाब से जो स्पेस का टाइम है वो उसके मुताबिक स्लो डिस्कस कर रहा है, मतलब 1 साल का देखें यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। और तो जैसे ही वो वहां पर ऑक्यूपेंट्स पहुंचेगा स्पेसशिप वहां पर, तो वहां पर पहुंचते पहुंचते उसका जो टाइम रिकॉर्ड किया वो 7 years था, जबकि उसका जो टाइम रिकॉर्ड किया जा रहा था वो बच्चे कितना था, 8 साल का टाइम रिकॉर्ड किया जा रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का टॉपिक जिसमें आप लोगों ने सारे चैप्टर की हब को देखा है, आइंस्टाइन थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कंपोनेंट्स को देखा, यहाँ पर ही आपने टाइम डायलेशन को देखा, स्पेस टाइम को देखा, मैस वेरिएशन के हिसाब से भी आपने वो जहाँ पर बेंड हो रही थी उसको भी डिस्कस कर लिया। मतलब सारी एप्लीकेशंस को आप लोगों ने पहले सही से स्टडी करना, उसके बाद इस वाले रिजल्ट को आप लोगों ने देखना है, आपको काफी बेनिफिट होगा। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद अपने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।